वेलकम बैक वंस अगेन जी। पैनल साथ मौजूद है, ट्रांसमिशन खुसूसी ट्रांसमिशन चल रही है यहाँ पर। कुछ सवालात जो ब्रेक से पहले मैंने उठाए थे उसके जवाब खालिद अजीम साहब दे रहे थे और हमें ब्रेक पे जाना पड़ गया था। सर सवाल ये था कि अगर अपोजिशन लीडर की तरफ से नाम नहीं दिया जाता है निगरान सेटअप के लिए, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? फिर उन्हीं नामों को कंसीडर कर लिया जाएगा जो अभी जो हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं? लेकिन पहले तो यह है कि अपोजिशन ऐसा क्यों नहीं कर रही। अपोजिशन इसलिए ऐसा नहीं कर रही कि अगर वो इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है तो गोया वो स्पीकर की उस रूलिंग को उन्होंने मान लिया। अभी जाहिद गशकोरी भी मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिद गशकोरी, क्योंकि आप सारा दिन कोर्ट में होते हैं तो मैं ज़रा चाह रही हूँ कि आप, बल्कि इससे पहले हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि तफसीली आपने सवालों के जवाब देने, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उससे पहले मैं खालिद साहब से एक पॉइंट कंप्लीट करवा रही थी। खालिद साहब वो जरा पॉइंट कंप्लीट कर लें कि उसका क्या होना है, फिर हम ब्रेक के बाद एक तफसीली डिस्कशन कर लेते हैं। हो तो क्या है, मैं ये समझता हूँ कि एकतरफा होने से आइन की वो जो रूह है वो सारी खत्म हो जाएगी। ये कुछ इदारे ऐसे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब, इसका तकर्रर, इसी तरह से निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर जो है, इसमें कंसेंसस या मुशावरत या दूसरे से राय लेने का मामला इसलिए रखा गया है ताकि बाद में सवालात ना उठे कि फलां की हुकूमत थी और उसने ये कर दिया। तो इस वो कंसेंसस की रूह अगर ये कोई वन साइडेड किसी वो आईनी शिक का सहारा लेके को वन साइडेड सेटअप खड़ा कर देते हैं तो उसको मानेगा कोई नहीं। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। जाहिद गशकोरी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर के हवाले से बात करेंगे। जो 26 सवालात उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पर इनसे डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, देख रहे हैं सारी, और ये थोड़ी सी देर के लिए हमारे पास आए तो हमने सोचा इस्तेफादा करें इनकी मौजूदगी का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब फैसला आना है या आज भी मामला थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, इसके ऊपर नज़र लगी हुई है। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली का मामला है, वहाँ पर कल इंतखाब होना है वज़ीर आला का, और उससे पहले जो अपडेट आ रही है वो भी बड़ी हैरान कुन है कि हंगामा आराई में जो इन्वॉल्व हैं अपोजिशन के 18 अराकीन, इनकी रुकनियत मुअत्तल करने पर गौर किया जा रहा है। तो बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कीनली इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या जजमेंट आती है, जिसके बाद फर्दर आगे का पाकिस्तान के मुस्तकबिल का आगे फैसला होगा कि अब होने क्या जा रहा है। आया वो तमाम जो कुछ हो रहा था इतवार के रोज़, जो कायदे ईवान को, वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा जा रहा था, क्या उसी प्रोसेस को ही दोबारा फिर किया जाएगा, या फिर जो इलेक्शन की बात की जा रही है इलेक्शन की तरफ जाएंगे? लेकिन फिर अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। तो फिर क्या होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर फिर ये भी होता है कि वो इलेक्शन के लिए ईवीएम का कानून जो पास हो चुका है उसके लिए तो हमारे पास मशीन अवेलेबल नहीं है, उसके लिए बजट बहुत सारा चाहिए होता है। तो फिर वो वाला काम कैसे होगा अगर इलेक्शंस हो जाते हैं इसी प्रोसेस से? तो क्या ईवीएम पर होंगे या फिर ठप्पा लगेगा या बटन दबेगा? ये बहुत सारे सवालात हैं। नदीम मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर खुशामदीद आपको कहती हूँ। मलिक साहब, आज की सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? कुछ सामने आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से या मजीद डिले होता हुआ नजर आ रहा है आपको? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट करूं कि आज जो इंटरबैंक में रुपया है वो 185.23 185 रुपये 23 पैसे पे क्लोज हुआ है, और कल जो ट्रेड का नंबर आया था उसमें 35.39 बिलियन डॉलर, सवा 35 अरब डॉलर का 9 माह में खसारा हो चुका है। मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि 30 जून की जो रुपए की फोरकास्ट है वो ऑन ईयर बताने वाली नहीं है, और करंट अकाउंट डेफिसिट के जो नंबर्स आ रहे हैं सामने उसको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास उतने डॉलर भी नहीं है। तो ये इतना एक परेशान कुन सूरत हाल है, और उसमें जो तरीकाकार पार्लियामेंट के अंदर अपनाया जा रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है, शर्मनाक है बल्कि, क्योंकि जो आइन की एक शिक थी, बाकायदा लिखा हुआ तरीकाकार था, मरवजा तरीकाकार था, उसको तोड़ के एक नई चीज़ दरियाफ्त की गई है और कोशिश की जा रही है कि उसको मुसल्लत कर दिया जाए। कहा यह जाए कि ये पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि ये कार्रवाई हो गई है इसलिए इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये तो आइन तोड़ा गया है, इसकी इस्लाह होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम इस काम पे नहीं सर्व करना चाहिए कि वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का एक्शन जो था उसके ऊपर तफसीलात में जाए बगैर ये तो देख सकते हैं कि उसको उस आइन की शिक के नीचे गुंजाइश थी या नहीं थी। ये तो हाँ या ना में फैसला उसको देना चाहिए, दरमियान वाला फैसला नहीं देना चाहिए, नजरिया ज़रूरत नहीं लागू होना चाहिए। वो अगर बोलते हैं कि ये आइन तोड़ा गया है, आइन की रूह से इनहराफ किया गया है, तो मामला वहीं पे वापस पहुंच जाएगा जहां से कौमी असम्बली से शुरू हुआ था। दूसरा हिस्सा जो है वो गद्दारी के इल्ज़ाम के ऊपर है, आर्टिकल 5 का जो इस्तेमाल है वो इससे एक सेपरेट इशू है, उसके ऊपर वो 2 दिन और बहस भी कर सकते हैं। वो
आर्मी चीफ से इन राइटिंग मेमो गेट में एफिडेविट लिया गया था। जनरल क्यानी ने तहरीरी एफिडेविट दिया गया था, जनरल शुजा पाशा ने तहरीरी एफिडेविट सबमिट करवाया था, उनसे सबमिट करवाया, एफिडेविट मांगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर के जो मिनट्स है तस्दीक शुदा वो मांगे, फॉरेन सेक्रेटरी, इंटीरियर सेक्रेटरी से उनके एफिडेविट्स मांगे, और वो चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्या डिप्टी स्पीकर ने जो एक्ट किया था वो आइन के मुताबिक था या मावरा आइन था, उसके ऊपर तो फैसला दें ताकि वहां तो खत्म हो। अगर वो आइन के मुताबिक था एक्शन, फिर तो समझिए खत्म होगी, तो फास्ट फॉरवर्ड करें, अगले एक्शन पे आ जाए। और अगर वो आइन के मुताबिक नहीं था तो फिर तो हमें वापस वहां जाना है जहां से सारा काम टूटा था, वापसी पे वहीं से सफर शुरू करना पड़ेगा। तो ये हम सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है सर। आप कल भी मैं सुन रही थी आपको, आप मुसलसल एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सिचुएशन नंबर्स मैं नहीं बता सकता ऑन एयर, बहुत हॉरिबल नंबर्स हैं जो सिचुएशन पाकिस्तान की बन रही है, वो बहुत हॉरिबल है। देखिए ब्लूमबर्ग की आप एनालिसिस पढ़ लें, आप भी किरण अखबारात की या मुख्तलिफ स्टोरीज देखेंगे या इंटरनेट पे देख लें, और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान के ऊपर तबसरे कर रही हैं उसमें स्टीप फॉल नजर आ रही है एक्सचेंज रेट की, और रीज़न उसकी बड़ी सिंपल है, क्योंकि IMF होल्ड बैक करेगा और इस अनसर्टन सिचुएशन के अंदर आपके साथ वो कोई निगोशिएट नहीं करेंगे, कोई आप डिफिकल्ट एक्शन नहीं ले सकेंगे। आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और आपके पास करेक्टिव मेजर लेने के लिए इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी कोई नहीं है। तो आपने करना क्या है ये किसी को पता ही नहीं है। हवा के अंदर आप मुअल्लक होकर खड़े हो गए तो रुपया ऐसी सूरत हाल में नीचे गिरता है, रुपया ऊपर नहीं जाता। मलिक साहब, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि क्या कोई वे आउट है पाकिस्तान का इससे निकलने के लिए इस सेशन में, लेकिन उससे पहले जो अपडेट आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अस्कुत नोटिस की जो समाअत हो रही है, तो वहां पर सवाल हुआ है कि कल किस वक्त पंजाब असेंबली का इजलास होगा। चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा पूछा है, जिस पर पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 11:30 बजे होगा। एडवोकेट जनरल की जानिब से बताया गया कल दौरान समाअत पंजाब असेंबली की अपडेट लेंगे, ऐसा चीफ जस्टिस कह रहे हैं। जबकि आजम नजीर तारड़ ने वहां पे बताया है कि 40 अरकान को मुअत्तल करके वोटिंग के प्रोसेस को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस बात की तरदीद की है कि आजम नजीर गलत बयानी कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की इत्तलात, इस तरह की खबरें हमारे पास भी आ रही हैं कि मुअत्तली के हवाले से सोचा जा रहा है हंगामा आराई करने वाले अरकान के, और अब ये नुक्ता अदालत में भी डिस्कस हो गया। इंटरलिंक है दोनों चीजें। पंजाब में जो मामला हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके मामला डिस्कस हो रहे हैं। जुल्करनैन, हम ऑलरेडी ये खबर दे चुके हैं कि 18-19 अरकान हैं जिनके मुअत्तली के हवाले से हुकूमत सोच रही है, PTI सोच रही है। तो सर अब तो ये डिस्कस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, कल मामले पर नजर रखी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, किरण, आजम नसीर तारड़ की जानिब से नुक्ता उठाया गया था और कहा गया था कि पंजाब में कल वज़ीर आला का इलेक्शन शेड्यूल है, लेकिन इतलात ऐसी हैं कि कल भी वोटिंग नहीं करवाई जाएगी, और जो 40 अरकान है उनको हंगामा रही के नाम पर उनकी ना सिर्फ रुकनीयत मुतली की जा रही है, बल्कि ऐसी इतलात भी है कि उनको वोट डालने से भी रोका जाएगा। इस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुखालफत की और कहा कि ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं हो रहा, गलत बयानी की जा रही है। उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई पंजाब हुकूमत की जानिब से कि स्पीकर पंजाब असेंबली आइन और कानून के मुताबिक ही इजलास की कार्रवाई चलाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वज़ीर आला का इलेक्शन आइन के तहत होना बहुत जरूरी है। तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि वज़ीर आला का इलेक्शन कब होगा, जब तक नया वज़ीर आला नहीं आ जाता उस्मान बुज़दार अपने काम पर कंटिन्यू रहेंगे, उनको इजाजत दी गई है काम जारी रखने की। इसलिए वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा कि माहौल ठीक ईवान में नहीं था, जब इजलास बुलाया गया तो हंगामा रही शुरू हो गई, वहां पर झगड़ा हुआ जिसकी वजह से इजलास मुलतवी करना पड़ गया था। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन, दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, दोबारा डिटेल्स लूंगी आप। वहीद साहब, सर अब यहाँ पर क्योंकि एक ऐसा फाउल कह लीजिए या एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर चुकी है हुकूमत कि उनके लिए बाउंस बैक की सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर अब कुछ ऐसा सोचने की कोशिश की जा रही है कि जिन अरकान को अगर मुअत्तल कर दिया जाएगा तो फिर ऑब्वियसली उनके वोट काउंट नहीं होंगे, और वोट काउंट नहीं होंगे तो फिर इस तरह से कम से कम हुकूमत को फेस सेविंग मिल सकेगी, कम से कम इस तरह से अपना वजीर आला मुंतखब करवा सकेंगे। हैदर वहीद साहब, देखिए मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल मैं ना मानू वाली सियासत की तरफ बात जा रही है, और इसको इसलिए सियासत नहीं कह सकते क्योंकि आइन शिकन चीजें जो हैं वो सियासत के जुमरे में नहीं आती, सियासत होती है आइन के दायरे में। अगर इस तरह की भोंडी तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे कि मुअत्तली की तरफ स्पीकर जो है वो मुअत्तल करना शुरू कर दे रुकनीयत, जो कि उसका काम नहीं है, जो कि ECP का काम है, और तो इस तरह के यूसर्पिंग ऑफ पावर जो है ये अगर अमल इस हद तक वो आगे ले जाएंगे कि इसको बनाना रिपब्लिक बना दें, एक केओस की तरफ खान साहब जो है वो PTI की हुकूमत केओस की तरफ मुल्क को ले जा रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ ले जा रही है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट की तरफ ले जा रही है, गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ ले जा रही है, माशी बहरान की तरफ ले जा रही है। ये सारे मामला कहीं ना कहीं रोकने पड़ेंगे,
ये हो नहीं सकता कि इस चीज को कंटिन्यू करने दिया जाए। पंजाब की असेंबली में उस दिन 202 या 198 बंदा अंदर बैठा हुआ है और आपको नजर आ रहा है, आपके टीवी के चैनल्स दिखा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, ये गिनती हो चुकी। उसके बाद अगर जमहूरियत के साथ ये मजाक होना है कि रुकनियत कैंसिल करके जो है लोगों को रोका जाए वोट डालने से, तो कल को जनरल इलेक्शन का क्या फायदा है? वहां भी आप यही करेंगे। तो देखें ये लाकानूनियत वाला माहौल है, इसमें ना जनरल इलेक्शन हो सकते हैं, ना इसमें इलेक्शन हो सकता है वजीर आला का। इस माहौल को बदलना पड़ेगा, इस सब को रुकना पड़ेगा और अदालत जो है वो पहला फोरम है जहां से इस बात को रोका जाए। और अगर अदालत जो है यहाँ स्टेप इन नहीं करेगी तो फिर समझ लीजिए आपके इसको आप आगे तक ले जाएं कि अगर वजीर आला के इलेक्शन में रुकनियतें इस तरह कैंसिल स्पीकर कर देंगे या कल को इलेक्शन होने पे गवर्नर राज लगा दिया जाएगा इस पस मंजर में, तो किरण आप देख सकती हैं कि इस पस मंजर में बदनीयती के अलावा, लाकानूनियत के अलावा कोई और चीज नजर नहीं आ रही। और ये अदम इस्तेहकाम एक पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं से रुकना पड़ेगा। और हैदर भाई साहब, बदनीयती पर मबनी, बदनीयती पर मबनी, हुकूमत की तरफ से जो भी एक्ट किया गया वो बदनीयती पर मबनी है। आप कह रहे हैं कि ऐसा तासुर देता है कि बदनीयती पर मबनी है। नहीं मनीब साहब, आप ऐड कीजिए, इसमें आप कुछ कहना चाह रहे हैं। ये एक आखिरी बात किरण, देखें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी देखेंगे कि अगर ये यहाँ नहीं रोक रहे, यानी कि यहाँ इनको नहीं रोका गया, तो पंजाब असेंबली में भी ये करेंगे। अगर वहां इलेक्ट हो भी गए तो गवर्नर राज लगा देंगे। तो ये इसको अगर आप आगे लेके जाएं तो किरण ये वो दिन दूर नहीं है कि जो है वो पीटीआई की हुकूमत या खान साहब जो है वो कुछ ऐसा भी, अदलिया पे भी पहले भी कुछ हो चुका है। तो अब मैं इसको बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हर एक को यहाँ सोचना पड़ेगा कि अगर ये बात कहीं ना कहीं रोकी नहीं जाती तो फिर ये रोकेगी नहीं। आप अगर किसी को कुछ भी जो है वो छीन के लेने देंगे तो वो बैरियर्स करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हैदर वहीद साहब, नहीं मनीब साहब ऐड कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, मेरे पास कुछ इतलात हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था आपके सवाल से मुतल्लिक ही। एक तो वज़ीर जो हैं वो लाहौर पहुंच चुके हैं, गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं, जहां वो निगरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर कौमी असम्बली और उम्मीदवार बराए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाई से मुलाकात करेंगे। और दूसरा जो आपका सवाल था कि पंजाब असेंबली में कल क्या होने जा रहा है, उस हवाले से भी कुछ इस तरह के प्लान्स अब तक डिस्कस हुए हैं कि किसी सूरत हुकूमत जो है वोटिंग के आईनी प्रोसेस में जाना नहीं चाह रही, उससे बचने के लिए प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। और पहला प्लान ये जो आपने अभी डिस्कस किया कि 18 से 20 और फिर 40 की लिस्ट भी आई कि उस दिन जो पंजाब असेंबली में वाकया हुआ उस पर उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाए अपोजिशन अराकीन की, ताकि उनकी तादाद जो है वो 186 से नीचे आ जाए। और दूसरा प्लान अभी ताज़ा तरीन मेरे पास आया है, जो हमजा शहबाज शरीफ अब से आधा घंटा बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्लान को वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करेंगे। चौधरी परवेज लाई ने वफाक की तर्ज पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी को बुलाकर गैर आईनी इकदामात उनसे डिस्कस किए हैं। किस तरह कल का इजलास मुलतवी किया जा सकता है, किस तरह इस मरहले से बचा जा सकता है और इस इजलास को आगे ले जाया जा सकता है। और मेरे पास ये भी इतलात हैं कि 10 रोज तक इजलास मुलतवी करने की समरी पर उनसे दस्तखत भी करवाए जा चुके हैं। इसी इशू पर ऑपोजिशन अब देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये तमाम तर जो मालूमात मेरे तक पहुंची हैं वो यकीनन ऑपोजिशन के पास भी ये तमाम चीजें पहुंच चुकी हैं। इस खदशे पर ऑपोजिशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है ना। यहाँ पर मरकज में तहरीक अदम एतमाद थी और यहाँ पर वजीर आला का इंतखाब होना है, तो यहाँ पर तो टेन्योर का कोई ऐसा खास मसला नहीं होगा ना। अगर 10 दिन के लिए मुलतवी कर भी दिया जाता है तो फिर 10 दिन में मुलतवी करने के बाद क्या करेंगे? क्या जोड़ तोड़ की कोशिश की जाएगी कि जो मजीद लोग हैं, जो वोटिंग है, जो नंबर है, वो पहले हमारे पास पूरे हो जाएं, फिर उसके बाद दोबारा इंतखाब किया जाए वजीर आला का? Am I right, sir? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से वजीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें बुलाकर यह कहा था कि पंजाब में अभी नंबर्स पूरे नहीं हैं, आप इजलास जो है उसको मुलतवी कर दें, इजलास को आगे ले जाएं, जिस पर इनकारी थे। और दूसरा ऑप्शन चौधरी मोहम्मद सरवर साहब के सामने ये रखा गया था कि अगर चौधरी परवेज लाई जो है इस इंतखाब में हार जाते हैं तो आप फौरी तौर पर पंजाब असेंबली तहलील कर देंगे।
ये ऑप्शंस उनके सामने रखे गए थे। यहां पर सूरत-ए-हाल ये है कि वफाक से ज्यादा बड़ी लीड के साथ जो है वो ऑपोजिशन जो है पंजाब असेंबली में जीतती हुई नजर आ रही है, और चौधरी सरवर की बरतरफी और अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये नंबर जो हैं 202, 4 से 210 और 15 के दरमियान पहुंच चुके हैं कल रात से। तो यहां पर बिल्कुल मुमकिना नहीं बल्कि कंफर्म शिकस्त जो है वो चौधरी परवेज लाई की दिखाई दे रही है। और यहां पर भी स्पीकर बददस्तूर स्पीकर पंजाब असेंबली जो चौधरी परवेज लाई है, इस चीज को माने वो कंफर्म आपको शिकस्त दिख रही हो या ना दिख रही हो, लेकिन इसी तरह की कंफर्म शिकस्त वजीर आजम साहब को भी यहां पर दिख रही थी, लेकिन आइन को तोड़कर, आइन से इनहराफ करके शिकस्त को नाकाबिले यकीन बनाया जाए, तो ये इस हुकूमत के साथ आप किसी भी तरीके से मुमकिन कह सकते हैं, क्योंकि हम विफाक में ये देख चुके हैं। अब इसके तोड़ के लिए क्या है इन तमाम लोगों के पास, ऑपोजिशन के पास, वो यहाँ पर भी और वहां पर भी, इधर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। खालिद साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं कुछ तोड़ के लिए इनके पास? एक बात तो खुशाइंद ये है जी, जी। कि पहले दिन जब पंजाब की बात उठी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इसकी पिटीशन आएगी तो देख लेंगे, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसका हिस्सा बना दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब जो है उनको तलब किया गया है, आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और एक बात और रिकॉर्ड पे आ गई है, और मेरा ख्याल है कल सुप्रीम कोर्ट को इसकी निगरानी करना पड़ेगी कि आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने 40 अरकान की मुमकिना मुअत्तली का मामला उठाया, और जिसपे फौरी तौर पे एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये एक तरह से उनकी जो तरदीद वो कर रहे हैं, एक तरह से उन्होंने अंडरटेकिंग एक दे दी है कोर्ट के सामने, रिटर्न ना सही, लेकिन कोर्ट ने इस चीज को डेफिनेटली नोट किया होगा। और जो आपने जिस जुमले से इस सारी एपिसोड का आगाज किया है वो ये है कि पंजाब की असेंबली की जो सूरत हाल है उस पर कल हमारी नजर होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनके कोई इरादे हैं भी तो वो इतने आसान नहीं होंगे, और पहरा होगा इस बार सुप्रीम कोर्ट का पंजाब असेंबली पे। हंगामा हमेशा वो करता है जिसको अपनी शिकस्त नजर आ रही हो। जो जीत रहा होता है उसकी कोशिश तो यही होती है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी कंक्लूड होके मामला जो है रिजल्ट्स आ जाए, नतीजे आ जाए। ठीक है, जाहिद गिशकोरी साहब के क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं जो आज क्वेश्चंस उठाए गए, फिर मलिक साहब से उस पर राय लेंगे कि जो 26 सवालात हैं, अहम सवालात हैं जो उठाए गए आज सुप्रीम कोर्ट में। सर जाहिद गिशकोरी साहब। देखिए किरण, गुज़श्ता 2 दिन से ऑलमोस्ट 3 दिन, यानी कि आज तीसरा दिन है, और 26 क्वेश्चन 5 घंटे की प्रोसीडिंग में स्ट्राइकिंग क्वेश्चन है जो कि जजेस और वकला ने उठाए हैं। उसमें 3-4 बहुत अहम है। एक तो ये है कि जब ये रेजोल्यूशन या मोशन मूव की गई थी उस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं किया गया था उसकी वैलिडिटी पर, उसको मंजूर कर लिया गया, उसके बाद एजेंडे का हिस्सा बनाया गया, उसके बाद लास्ट में लीव भी ग्रांट कर दी गई। उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर का जो रोल होता है ये एक डिस्कशन में आया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है। उसने एजेंडे पे फिर वोटिंग डे था, वोट नहीं कराए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं जो कि आंसर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं अडॉप्ट किया है उन्होंने इन आंसर्स को, आर्गुमेंट को। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो रिजेक्ट की गई है, जिस बुनियाद पे जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ने, और वो साबित हो गई और प्रूव हो गई, क्या 177 जो मेंबर मौजूद थे उनकी लॉयल्टी क्वेश्चन पे नहीं आई है, बल्कि आर्गुमेंट ये पेश किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर रूलिंग को अडॉप्ट कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओके करार दे देती है, तो उनकी जो लॉयल्टी है आर्टिकल 5 के तहत वो क्वेश्चन में आ गया, क्या उनके खिलाफ केसेस होंगे। सही। इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट वापस भेज देती है तो क्या जिन लोगों ने स्टेप लिए हैं, 3 लोग हैं जो कि डेप्टी स्पीकर की रूलिंग है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व की समरी मंजूर की है, उनका क्या होगा जी। ये वो क्वेश्चन है जो डिस्कशन में है। इसके अलावा 4 प्रेसिडेंट मखदूम अली खान, इस वक्त तक 6 वकला अपने आर्गुमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वकील हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, मंसूर अवान साहब, वो इस वक्त अपने दलाइल दे रहे हैं। उनमें एक मखदूम अली खान के जो दलाइल हैं वो बहुत अहम हैं। उसने 4 प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी हैं। पहला केस रखा है जब जुनेजो की गवर्नमेंट जनरल ज़ियाउल हक ने ख़त्म कर दी थी, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में बाद में एक मैटर गया था, वो एक प्रेसिडेंट रखी है। फिर 1989 में बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने एक समरी भेजी थी उस वक्त गवर्नर को असेंबली डिसॉल्व करने के लिए, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने
वो समरी गैर कानूनी करार दे दी थी और वो अनलॉफुल करार दी थी। और तीसरा इम्पोर्टेंट केस जो कि प्रेसिडेंट उन्होंने पेश की है वो रिसेंट हिस्ट्री का है, जो कि नवाज शरीफ के दौर में हुआ था। तो ये 3 प्रेसिडेंट अब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाह रही है कि क्या वो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है क्या उसने ओवरस्टेपिंग की है, मैंडेट से मुख्तसरन अगर आप मुझे बता सकें, आप क्योंकि कोर्ट के अंदर मौजूद थे तो यूजुअली कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं, तासुरात लेने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कोई तासुर मिला, कुछ पता चला? आपने अटॉर्नी जनरल से बात की हो या दीगर वकला से बात की हो, किसी से आपको क्या तासुर मिला सुप्रीम कोर्ट से? जो टॉप के वकला हैं वहाँ पर मौजूद हैं, हम डिस्कशन करते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, जो कि मैंने अडॉप्ट की है उनकी अंडरस्टैंडिंग से, लगता ऐसे है कि शायद रूलिंग को एबेनेशियो करार दे दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस स्टेज पे। लेकिन ज़ाहिर है अभी केस चल रहा है, हम इस पे कोई डिसीजन नहीं दे सकते। बज़ाहिर ऐसे लगता है जो टॉप के लीगल माइंड्स हैं वो यही समझते हैं कि ये ओवरस्टेपिंग की गई है और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट वापस भेज दे और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे दोबारा वोटिंग हो। सही सही। मलिक साहब, आपकी इजाजत से अगर मैं तौफीक भट्ट साहब वो भी आ गए हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तौफीक भट्ट साहब, सर आप किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले को? आज तीसरा दिन हो गया है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर यहाँ पर ये भी, क्योंकि मामला दोनों इंटरलिंक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट पहरेदारी भी करेगी उस मामले की सर कि पंजाब में अगर सोचा जा रहा है कि वहां पर ये तो स्ट्रेंथ पूरी ना की जा सके कि लोगों को मुअत्तल कर दें, और अगर फिर भी वजीर आला उस तरफ मुंतखब हो जाता है तो फिर गवर्नर राज का ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह के 2-3 ऑप्शंस की तरफ हुकूमत जा रही है और इसके ऊपर बैरियर्स लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आज कैटेगोरिकली कह रही है कि देखेंगे कि कल वहां पर इजलास, टाइम पूछा गया कि वहां पर होगा क्या। तो आप समझते हैं कि कल किस पोजीशन, सिचुएशन डिफरेंट होगी जो मरकज में हो गया उससे? पहली बात तो ये है कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने अज खुद नोटिस लिया। अदरवाइज उससे पहले ये जो उनके पास पिटीशन गई थी इस हवाले से कुछ मामलात जो असेंबली में थे, तो उन्होंने फरमाया था कि असेंबली के मामलात असेंबली में डिस्कस करें। तो हमें यूँ लग रहा था कि ये जो गैर आइनी इकदाम किया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से कि और डिप्टी स्पीकर की तरफ से, इसके लिए खुद रजू करना पड़ेगा सियासी जमातों को, जिसमें ज़ाहिर है कुछ दिन लगेंगे वो तैयार करते हुए सारा केस। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि चूंकि उस वक्त मुल्क बहरान का शिकार हो गया था, तो फौरी तौर पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका अज खुद नोटिस लिया, ये एक बड़ी अहम बात थी। और मैं ये समझता हूँ कि आज भी उसकी समाअत सारा दिन होती रही है, कल भी होती रही है। आज जैसा कि खुद भी उन्होंने कहा कोई ना कोई वो इस पे रूलिंग देंगे और कोई ना कोई इसका नतीजा निकलेगा। आज से ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस पे देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरा मुल्क जो है, अवाम जो है, वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिल्कुल बेसहारा और बेआसरा है, कोई इदारा नहीं है जो इन मामलात को देख के और कंट्रोल कर सके। दूसरी बात आपने जो पंजाब असेंबली के हवाले से कही है, तो मेरे ख्याल में ओपोजिशन को कौमी असेंबली में जो झटका लगा है, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब पंजाब असेंबली में जो अगर गैर आइनी और गैर कानूनी चीज़ें होंगी, तो जाहिर है अगर वो इस पे सोच रही है, हुकूमत उस पे सोच रही है या परवेज इलाही ग्रुप उस पे सोच रहा है, तो ओपोजिशन भी उस पे कोई ना कोई तो हिकमत अमली बना रही होगी ना। तो मेरे ख्याल में पंजाब में ज़रूर ये उसी तरह के काम करेंगे जिस तरह का इन्होंने कौमी असेंबली में किया। लेकिन ओपोजिशन भी बड़ी मोहतात है और मेरे ख्याल में और मेरी इतला के मुताबिक कोई ना कोई उनके भी जहन में ऐसी प्लानिंग जरूर मौजूद है जिसको सर मरकज में हर तरह से रास्ता रोकने की कोशिश की थी, बड़ी कोशिश की, तकरीबन 3-3.25 साल लग गए। वो फिर अदम एतमाद लेकर आ गए, उन्होंने अपने नंबर्स पूरे कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत की तरफ से जो किया गया वो नाकाबिले यकीन रहा है, इनफैक्ट अब तक नाकाबिले यकीन रहा है। एक और सवाल मेरे जहन अचानक गुफ्तगू हो रही है, तो फरूक नसीम साहब वो वजीर कानून जिसको MQM ओन नहीं करती थी, कहती थी कि ये हमारी वजारत नहीं है, लेकिन वजीर आजम के साथ होते थे। जैसे ही वो अलग हुए उसके बाद क्या ऐसे गलत मशवरे वज़ीर आज़म साहब को दिए गए कि जिसकी बुनियाद पर आज इमरान खान साहब की हुकूमत और इमरान खान साहब की पोजीशन वो क्वेश्चन मार्क हो गई है, और इस वक्त अदालत में ये मामला डिस्कस हो रहा है कि जो कुछ हुकूमत ने किया है आया वो दुरुस्त किया है या गलत किया है। तो फरूक नसीम साहब की इंपॉर्टेंस पर बात करनी है। मैंने एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।
छोटा सा सवाल उठाकर गई थी, वो सवाल कितना रेलिवेंट है नदीम मलिक साहब उस पर सही जवाब देंगे। सर, ये अगर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कलअदम करार दे दिया जाता है तो फिर तो ये क्वेश्चन मार्क सामने आ जाएगा कि किसने ये गलत मशवरे दिए थे कि ये हुकूमत को यहाँ तक फेस करना पड़ गया। तो वो फ़रोग नसीम साहब की कहीं फिर उनकी याद बनती है, हालांकि उससे पहले भी वो बड़ी गलतियां कर चुके हैं। नहीं, ये सिर्फ फ़रोग नसीम नहीं होंगे, उस अकेले को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। जैसे वो आर्मी एक्ट अमेंडमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लास ली थी, तो फ़रोग नसीम उसका ज़िम्मेदार नहीं था, ये मैं आपको बता सकता हूँ। वो कहीं और से बन के आता था। तो इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एक पोलिटिकल कमेटी बनाई हुई है जिससे वो मुशावरत करते हैं, और वो आम तौर पर वो जो अंदर उनके साथ लोग बैठे हुए हैं वो सारी सियासत से काफ़ी दूर दूर से, उनका कोई ज़्यादा समझदारी नहीं है। असद उमर को साथ बिठाया हुआ है तो सियासी मामलात को या आइन को कैसे हैंडल करना उसको क्या पता होगा। और मेरे ख्याल में बाबर वान से पूछा होगा या फवाद चौधरी से पूछा होगा, तो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, ये जो सामने नज़र आ रही है, क्योंकि रूलिंग तो फवाद चौधरी साहब ने आर्टिकल 5 की तजवीज़ की। तो मुझे जिसने भी मशवरा दिया है, बहरहाल उसकी अकल पर रोना आता है। उसने आइन तोड़ के एक ऐसा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है कि कल को कोई भी उठे, वो कल को किसी की भी हुकूमत हो, किसी को गद्दार करार दे दे और उसके ऊपर मोहर लगाकर हमेशा के लिए उसको कंडेम कर दिया जाए। ये ऐसा जुल्म वाला रास्ता है जो कल इमरान खान के ऊपर लागू होगा। जो रास्ता ऐसा खोलता है ना चोर दरवाज़ा, आमतौर पर उसको उसी पे सजा मिलती है। देखो, नवाज शरीफ IGI बनवा के इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर आया था, उन्होंने कंधों से उतार के फेंका था। इमरान खान 2018 में जिस रास्ते से आए थे, ये IGI की 2018 की एक नई शक्ल थी, उसी रास्ते से इनका अंजाम हो रहा है। तो ये आर्टिकल 5 लगाएं जिन लोगों के ऊपर, लगा लें, आज शायद निकल जाए रास्ता कोई, लेकिन कल ये इन्हीं लोगों के ऊपर आर्टिकल 5 लगेगा। ये तारीख हम गवाह रहेंगे कि ये लोग जो इसमें मुलव्वस थे, कल ये इसी का रोना रो रहे होंगे कि आर्टिकल 5 के ऊपर गद्दारी हमारे ऊपर कैसे लगा दी। ओ भाई, कुछ खुदा का खौफ खाओ। सियासत के तरीके जो है, आइन के मरवजा जो तरीकाकार है उसके मुताबिक तो अपनी सियासत करो जी, लेकिन वो चीज़ें मत करो जिससे वो एक डिक्टेटरशिप की जो है ना वो बू आनी शुरू हो जाए कि ये आइन भी वो कागज़ की किताब कहता था ना ज़ियाउल्लाह के, तो ज़ियाउल्लाह की रूह नज़र ना आने लग जाए, उससे गुरेज करना चाहिए। मलिक साहब, IMF ने अपनी आगे की अक़सात देने से इनकार कर दिया, वो डील जो होगी वो नई हुकूमत के साथ होगी। उसको करेक्ट लेना चाहिए। आमतौर पर जब नई हुकूमत आने वाली हो तो वो होल्ड बैक कर देते हैं प्रोग्राम कि नई हुकूमत आएगी। मैं इसमें इस पर कोई बहुत सख्त बयान नहीं देना चाहता, इससे पूरी मार्केट हिल जाती हैं ऐसी चीज़ों से। वो होल्ड बैक कर देते हैं प्रोग्राम को कि जो कंडीशनैलिटीज़ नई हुकूमत आएगी उसके साथ करेंगे। जैसे पिछली दफ़ा केयर टेकर सेटअप जो था शमशाद अख्तर, उसने IMF के साथ निगोसिएशन इब्तदाई तौर पर कर ली थी। अगर असद उमर चाहते तो पहले 15 दिनों में IMF से एग्रीमेंट कर सकते थे, लेकिन इनका इनडिसीजन था और मेरे ख्याल में इस मामले में अंडरस्टैंडिंग लैक करते थे कि इकॉनमी को, मैक्रो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये 8 माह पिंग पोंग खेलते रहे, एग्रीमेंट नहीं किया। IMF ने निगोसिएशन तो शमशाद अख्तर से कर ली थी। सोच रहे थे खुदकुशी करनी है या नहीं करनी, नहीं, वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, प्लान था नहीं और समझदारी की कमी थी, यही था इशू। शमशाद अख्तर जो वर्ल्ड बैंक में, स्टेट बैंक में भी काम कर चुकी थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी काम कर चुकी थी, उन्होंने IMF से इब्तदाई बातचीत कर रखी थी। अगर ये मुंतखब हुकूमत आके चाहती तो पहले 15 रोज़ में एग्रीमेंट हो सकता था। उन्होंने किया नहीं, IMF ने, कि हुकूमत आएगी तो करेंगे। अभी भी वही सिचुएशन है, एक गवर्नमेंट आउट गोइंग है और एक नई गवर्नमेंट ने आना है। प्रोग्राम टूटा हुआ है। खान साहब ने कुछ जो एक्शन लिए 150 रुपए के तेल वाले, ये हमारे गले से यूं दबा करके ना वो सांस रोक के हमारे निकलने अभी, तो वो रोकेंगे अपने प्रोग्राम को फॉर द टाइमिंग जब तक कि नई हुकूमत बैठ नहीं जाती। उससे तय नहीं कर लेते कि आप ये जो 1000 अरब की फकी लगनी है ये कहाँ से पूरी करेंगे, तो उसके बाद बात आगे। मलिक साहब, इस खालिद साहब आपकी इजाजत से सर, मैं मेरे जहन में बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ गया। वो जो एक अच्छे बजट की बात कर रहे थे, कौन सा अच्छा शेख रशीद साहब कहते हैं बहुत अच्छा बजट पेश करें और फिर चले जाएं, भूल जाए, फिर इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, तो वो कैसे आता फिर? भूल जाए उस अच्छे बजट को। इस दफा जो इन्होंने ये 1000 अरब की ये जो फकी लगवाई है, उसके लिए डेवलपमेंट स्पेंडिंग सारी काट दी है इन्होंने। बेयर मिनिमम स्पेंडिंग है जिससे हार्डली उसके प्रोजेक्ट के अंदर लोगों की सैलरीज जाएंगी, कोई नया प्रोजेक्ट ये लगा नहीं पाएंगे। तो वो अच्छा बजट कहाँ से आना है? पाकिस्तान में तरक्की तब होती है जब PSDP स्पेंडिंग बढ़ रही होती है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल कंड्यूसिव नहीं है क्योंकि एक अनसर्टन पोलिटिकल सिचुएशन है। तो कौन से ख्वाब दिखा रहे हैं, पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं, हकायक से आंखें चुरा रहे हैं। हाँ। जो रुपया और एक्सटर्नल सेक्टर हमें मार देने जा रहा है और महंगाई हमें जो मार देने जा रही है अगले 3 महीनों में, अगर ये लोगों बेवकूफ़ हैं अपोजिशन वाले जिनको हुकूमत लेने की जल्दी है, इनको पीछे हट के इमरान खान को हुकूमत करने देनी चाहिए थी कि करो 30 जून तक, 30 जून को हम कर लेंगे, नो कॉन्फिडेंस। 3 महीने देखता हूँ मैं क्या करते हैं। ये पता नहीं कहाँ की दुनिया में जिंदा है।
इस रुपए ने हमारी ज़िंदगी मुश्किल कर देनी है, क्योंकि जिस तेज़ रफ्तारी से वो नीचे गिर रहा है, हर चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं। ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो आपकी बिजली बनती है। पहले मलिक साहब, पहले कोविड का एज लेते रहे, अब आगे इस बात का कोशिश करें कि हमारे लिए तो हालात ऐसे बना दिए तो फिर हम नहीं तो वरना फिर तो हम कुछ और ही करते। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। आज समाअत मुलतवी कर दी गई है। कल सुबह दोबारा 11:30 बजे समाअत का आगाज होगा। बतौर अटॉर्नी जनरल ये मेरा आखिरी केस है। खालिद जावेद खान कह रहे हैं अदालत में सिर्फ आइन और कानून की बात करूंगा। अदालत ने वकला से तहरीरी वजाहत तलब की है, ऐसा कहा जा रहा है अटॉर्नी जनरल की तरफ से। बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल, जरा तफसील दीजिए। आज समाअत मुलतवी हुई है, कल 11:30 बजे से दोबारा इसका आगाज होगा। देखिए किरण, आज अहम डेवलपमेंट ये है कि जो तमाम दरखास्त गुजार थे, तमाम सियासी जमातों के वकला और बार एसोसिएशन के वकला, उन सब के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अब कल तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बाबर एवान, वो अपने दलाइल का आगाज करेंगे, जिसके बाद वजीर आजम के वकील इम्तियाज सदीकी, फिर सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपने दलाइल देंगे, जिसके बाद ये केस हतमी जो है वो फैसले की तरफ जाने चला जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज भी वाजे किया है कि उनकी पूरी कोशिश है कि कल किसी तरीके से फैसला दे दे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि जो निगरान हुकूमत का क़याम है वो भी रुका हुआ है इसी वजह से। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी वादे किया कि जो तमाम दरखास्त गुजारान और दूसरे फरीकैन हैं वो अपने तहरीरी माजूरात अदालत में जमा करा दें, ताकि दलाइल को मुख्तसर रखा जा सके। अदालत तहरीरी आपके पीछे कुछ नारेबाजी भी हो रही है, कौन नारे लगा रहा है, ये क्या नारे लग रहे हैं, जरा इस बारे में बताइएगा। आपके बैकग्राउंड में मुझे आवाजें आ रही हैं नारों की। गो के नारे लग रहे हैं। अदालत के जो अहाता है उसके अंदर जो सियासी जमातों के वर्कर आए हुए हैं यहाँ पे, उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है। जो कुछ रहनुमा मीडिया टॉक कर रहे हैं उनके पीछे खड़े होकर सारी नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। सही है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। ये समाअत कल तक पे चली गई है और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि कल तक फैसला दे देंगे, क्योंकि इसकी वजह से ये निगरान सेटअप वाला मामला भी होल्ड पर है। खैर, निगरान सेटअप वाली बात जो उन्होंने की है मुमकिन है वो एक तरह से इंडिकेशन हुकूमती वकला हैं उनको इस बात की तरगीब दी गई हो कि आप जरा जल्दी निपटा लें। मुमकिन है ये मामला, अगर आप निगरान सेटअप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी देर हो रही है। अदरवाइज इस पहले दिन हमारी ये ओपिनियन थी कि एटलीस्ट वो जितने भी मुतल्लिका फरीक हैं उनको सुन के और उसके बाद ही इसका कोई फैसला देंगे। फौरी तौर पे फैसला देने में शायद फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर हरफ आए। और ये भी तय था कि शायद वो जो इंटरम रिलीफ मांगा जा रहा है कि एटलीस्ट स्पीकर की रूलिंग जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि खाली वो इंटरम रिलीफ नहीं है बल्कि वो मुकम्मल रिलीफ है, क्योंकि उससे अगर वो बहाल रहता है, रूलिंग बहाल रहती है, तो हुकूमत जो कुछ कर रही है उसको वैलिडिटी मिल जाती है। और अगर उसको सेट असाइड कर दिया जाता है तो फिर मामला जो है बैक टू स्क्वायर वन, यानी वही तहरीक अदम एतमाद की जो गिनती है उसमें शुरू आ जाएगा। आपने इससे पहले जो बात करें तो मशवरों की, फरोग नसीम और सारा, देखिए यहाँ पे मैंने ये देखा है कि कानूनी टीम, वो मुझे याद आ रहे हैं एक सीनियर इकोनॉमिक रिपोर्टर हुआ करते थे और वह बाद में APP के DG भी थे, आफ्ताब अहमद साहब, उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं नदीम मलिक साहब। वो कहा करते थे कि अयूब खान के ज़माने से ये चीज़ तय हो गई थी कि फलां चीज़ का फिगर निकालना क्या है, फिर हम काम करके तो उसका वो फिगर, ये शर नमू का ये है, ज़र मुबादला के ज़खायर की ये पोजीशन है, वो सारी चीज़ें हम दे देते हैं। यहाँ पे भी ये पोजीशन होती है, एक हदफ मुकर्रर कर देते हैं इमरान खान साहब, फिर बाकी लोगों को इस काम पे लगा दिया जाता है, वो मुशावरत नहीं होती। वो कहते हैं कि इस हदफ को कैसे हासिल करना है, इसके लिए कहाँ से कानून को तोड़ना है, मरोड़ना है, ऑर्डिनेंस लाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें वहीं। ये आज तक के जितने भी इनके फैसले हैं, अगर आप उनका जायज़ा लें तो आपको यही इसमें से समझ आएगी। यहाँ पे भी इमरान खान साहब का एक हदफ था, वो जिसको वो सरप्राइज़ का नाम दे रहे थे, जिसको वो ट्रम्प कार्ड कह रहे थे, और वो उन्होंने खेलना था। उनको पता चल गया नंबर्स, पहले तो वो इस इत्मीनान में थे कि शायद नंबर्स न पूरे कर सके उनको, बल्कि वो भरमला ये कहते थे कि ये हमारे लोग तोड़ रहे हैं, इनको क्या पता कि खुद इनके साथ कितने बंदे बैठे होंगे। तो ये उनकी होप्स थी, वो नहीं पूरी हुई, तो फिर उन्होंने इसके लिए कोई रास्ता तलाश किया। और बाकी इसके बाद अच्छा बजट वाली बात भी मलिक साहब इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा उसमें ये अर्ज़ कर लूँ। इनका प्लान यही था कि हम तो अनपॉपुलर हुए हैं, लेकिन हम जाते हुए इस टाइप का रिलीफ बजट दे जाएंगे कि उससे मुमकिन है हमारे लिए
वापसी के दरवाजे इलेक्शन के रास्ते खुल जाए, और जब आ जाएंगे तो फिर देखी जाएगी कि क्या करना है। और अगर हम नहीं तो फिर जो कोई आएगा ये उसके गले में पड़ा होगा, और ये सारी जगह पे यही होता है। मुझे याद है मुल्क की तारीख का परसेंटेज वाइज जो सबसे बड़ा पेट्रोलियम का प्राइसेस में रेज है वो चौधरी निसार अली खान साहब ने किया था नवाज शरीफ साहब के पहले हुकूमत में। वो 9 रुपए फी लीटर से 13 रुपए लीटर, ये 47% इजाफा हुआ था। 47% का रेज आज तक नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। तो वो इस वजह से करना पड़ा था कि पिछली बेनजीर की हुकूमत और उसके बाद जो क्राइसिस के बाद जतोई साहब की जो निगरान हुकूमत है उसने रेट नहीं बढ़ाया था और वो उनके गले पड़ गया था। सही सही। एक छोटा सा ब्रेक की कॉल मुझे दी जा रही है। कोर्ट में समाज जो है वो कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। अब 2 तरह के मामलात हैं। हुकूमत की जानिब से, वजीर आजम की जानिब से रोजाना एक एहतजाज के लिए बुलाया जा रहा है यहाँ पर डी चौक के करीब लोगों को। अगर कल फैसला ऐसा आता है जो समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग के उनके हक में नहीं आए, तो फिर उसके बाद क्या सिचुएशन होगी पूरे मुल्क में? क्या खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे तसादुम की तो सूरत हाल पैदा नहीं होने वाली? इस पर हमने डिस्कशन करनी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती है।